हेलो स्टूडेंट। एनपी क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को प्रश्नावली 1B का जो है क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हेतु अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जो है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एचसीएफ है तो एचसीएफ का अर्थ होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे उन संख्याओं में भाग देने पर जो शेषफल होता है वह शून्य होता है, यानी कि पूर्ण रूप से वो विभाजित हो जाती हैं। और एलसीएम का अर्थ होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं से जिसका हम एलसीएम निकालते हैं उन दोनों संख्याओं से भाग दिया जाए तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम 9 का और 12 का एचसीएफ अगर निकालते हैं तो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 होगा और 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। और इस तरह से जब हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं मौसौ। तो मौसौ कौन सा होता है, जो दोनों संख्याओं में मिलेगा वही हमारा मौसौ होगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि 2 नहीं मैच कर रहा है, 2 नहीं मैच कर रहा है, लेकिन 3 और 3 जो है मैच कर रहे हैं, तो मौसौ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यदि हमें लौसौ निकालना होता है तो लौसौ बराबर लिखते हैं, देखिए जो दोनों में मिलेगा उसे तो लिखना ही है, जो दोनों में मिलेगा उसे तो लिखना ही है, लेकिन जो नहीं मिलता है उसको भी हम लिख देते हैं। यानी कि जैसे 3 मैच कर रहा है तो पहले 3 को ही लिख देते हैं। फिर देखिए ये वाला 3 जो है इसमें मैच नहीं कर रहा तो 3 लिख देंगे। और फिर देखिए 2 ऊपर वाले में नहीं मिल रहा है, 2 ऊपर वाले में यानी कि 9 में नहीं मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 भी लिख देते हैं। तो इस तरह से 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये इसका हो जाता है एचसीएफ 3 और एलसीएम 36। इस तरह से हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। और मौसौ और लौसौ से ही रिलेटिव एक फार्मूला होता है हमारा। जैसे कि ये जो 9 है और 12 है, इनको हम कहते हैं पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या वो हमारी 12 है। और हमने मौसौ कितना निकाल रखा है, तो मौसौ निकाला है हमने 3 और लौसौ कितना आ रहा है, तो लौसौ है 36। तो इस तरह से पहली संख्या, दूसरी संख्या, मौसौ और लौसौ, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, इनका संबंध क्या होता है, तो इनमें एक संबंध होता है, एक फार्मूला बनता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुणे मौसौ। आप पहली संख्या यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस पद को राइट साइड में भी लिख सकते हैं और राइट साइड वाले में जो लौसौ गुणे मौसौ है उसको लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, या आगे पीछे लिख सकते हैं आप। तो पहली संख्या क्या है, 9 है, और दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या है 12। और लौसौ कितना है, तो लौसौ हमने निकाल रखा है 36 और मौसौ कितना है, 9 है। अब मौसौ जो है 3 है, मौसौ 3 है। अब 12 में 9 का गुणा करते हैं तो 12 9 108 और 36 का 3 में गुणा करते हैं तो 3 छके 18, 3 त्रिका 9 1 10, यानी कि 108। यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों साइड जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों जो है इक्वल हो जाते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमने मौसौ और लौसौ निकाला है वो सही है। और दूसरा, यह सूत्र जो है पहली संख्या दूसरी संख्या लौसौ गुणे मौसौ में जो है संबंध भी बताता है कि इनमें क्या संबंध होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, तो सबसे पहले तरीका आप लोगों को क्या बताया गया कि 6 का गुणनखंड करना है आपको। तो 6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे
5 हो जाएगा। और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए आपको पहले भी बताया गया है, मौसा पहले अगर निकालते हैं हम, जिसको हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जो है दोनों में जो मैच करता है, तो 2 मैच कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना है LCM, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए जो दोनों में मैच करता है पहले उसको लिख देंगे, 2 लिख दिए। ये 3 जो है इसमें मैच नहीं कर रहा, ये 2 ऊपर वाले में मैच नहीं कर रहा, तो पहले 2 को लिख दे रहे हैं। फिर 3 भी मैच नहीं कर रहा था, इसको भी लिख देंगे। और फिर 5 भी ऊपर वाले में 6 के गुणनखंड में नहीं है, तो 5 भी लिख देते हैं। तो टोटल हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 25 60, ये हमारा हो जाएगा LCM। तो इस तरह से हम किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो है हमें व्यक्त करना है। तो आप लोग छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि 120 140 को क्या क्या हम लिख सकते हैं उनके गुणनखंड के रूप में। तो जैसे 2 से अगर भाग देते हैं, 2 से इसको काटते हैं तो 70 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। और फिर 35 को हम किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इस तरह से जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। बहुत से लोगों को अगर ये मुजबानी नहीं समझ में आता है, इस तरह से नहीं समझ में आता है, तो आप लोग छोटी कक्षाओं में इस तरह का पढ़े होंगे। 140 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे, ये वाले नंबर्स लिखे जाते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 5 गुणे 7 हो जाएगा। इस तरह से हम 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है 156। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 156 को भी ऐसे ही गुणनखंड कर देते हैं। तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 6 बचा 1, 18 हो गया, 2 नवा 18। फिर देखिए ये 39 हो गया, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 13 3 39 हो जाता है। और फिर 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए बहुत ही आसानी से इसका जो है हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है तीसरा 3825। तो 3825 का भी गुणनखंड देख लेते हैं। 3825, तो 3825 को हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले तो ये देखिए 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। और देखिए विभाज्यता के कुछ नियम भी होते हैं जो कि छोटी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, अगर नहीं पता होगा आप लोगों को तो देख लीजिए यहाँ पे। अगर लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो ये संख्याएं जो है 2 से कट जाती हैं। और यदि कोई संख्या है और उस संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 8 है, 2 है, 5 है, इनके अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 11 2 हो जाएगा 13, 13 5 18। अब बताइए 18 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो 18 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। तो 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2 22 हो गया, 3 सते 21 बचा 1 15 हो गया, 3 पचे 15, यानी कि 1275 हो गया। और फिर इसे हम काट सकते हैं अभी 3 से, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 425 हो गया। अब हम 425 को किससे काट सकते हैं, तो देखिए 5 2 7 4 11 हो रहा है, यानी कि 3 से यह डिवाइड नहीं होगा। तो जब 0 आए
और 5 लास्ट में आए तो निश्चित रूप से वह 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40 और 5 बचे 25। अभी भी ये देख रहे हैं कि 5 से कट जाएगा, तो 5 एकन्नम 5 और 5 सते 35 और फिर कितना आ गया हमारा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि 3825 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हम लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। अगला हमारा क्वेश्चन है 5005 का जो है गुणनखंड करना है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 5005। तो देखिए ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से चेक कर लीजिए, 5 5 10, 10 3 से कटेगा ही नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से तो कट जाएगा ना, क्योंकि 5 से कटने का क्या नियम होता है कि या तो लास्ट में 0 आ जाए या तो लास्ट में 5 आ जाए। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन्नम 5 और 2 जीरो नीचे उतर जाएगा और फिर 5 एकन्नम 5, 1001 हो जा रहा है। फिर इसे हम डिवाइड करेंगे अब 7 से, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 5 5 10 हो गया, 3 से कट ही नहीं रहा है, 5 से कट गया, लेकिन अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, तो हम आगे जो है 7 से काटते हैं। तो 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 एकन्नम 7 बचा 3 30 हो गया, 7 चौको 28 और 7 त्रिक 21, 143 हो गया। और 143 किससे डिवाइड हो सकता है, तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बच जा रहा है हमारा। तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, तो फिर आगे जो हमारा अभाज्य संख्या है 11, उससे डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 से अगर 11 का नाम 11 और 11 तिहाई 33 और फिर 13 से इसे विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसे हम लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब फिर हमारा एक अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन 7429। और 7429 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो देखिए ये किससे जो है डिवाइड होगा, तो ये पहले तो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22 हो जा रहा है। यानी कि अगर 21 होता तो 3 से कट जाता, लेकिन ये 22 हो जा रहा है, 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, फिर 7 से दे चेक करेंगे। फिर इस तरह से अगर संख्याओं को चेक करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो 17 से ये जो है डिवाइड हो जाएगा, और 17 से डिवाइड होने पर इसकी जो वैल्यू आएगी 437 हो जाएगी, 437। और फिर 437 जो है कटेगा 19 से, और 19 से कटेगा तो ये हो जाएगा 23, और फिर 23 से अगर डिवाइड करते हैं 23 को तो 1 हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरह से 17 गुणे 19 गुणे 23 हमारा आंसर हो जाता है। और देखिए गुणनखंड करने का एक और तरीका होता है, ये तो हमारा हो गया सिंपल वाला तरीका, एक होता है जो पिछली कक्षाओं छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है, एक होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड होता है वृक्ष विधि, जिसे हिंदी में कहते हैं वृक्ष विधि, ट्री मेथड को। अब इसमें गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए आपको 140 का गुणनखंड करना है, चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, उसके बाद से इसको मिटा करके इसी पे हम बता देते हैं। तो देखिए जैसे 140 को अगर ट्री मेथड के द्वारा अगर हम सॉल्व करते हैं तो ट्री मेथड के लिए क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बना देते हैं, बॉक्स में लिख देते हैं। फिर उसके बाद से नीचे जो है 2 डालियां निकालते हैं, और इन 2 डालियों में एक डाली होती है वह जिससे हम भाग देते हैं 140 में, और दूसरी डाली वह होती है जो भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। तो यहां पर अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 2 7 14 70 हो जाएगा। फिर देखिए ये जो 2 है ये अभाज्य हो चुका है, तो अब हम 70 की फिर से 2 डालियां बनाते हैं, और जब 70 की 2 डालियां बनाएंगे
तो फिर ये 2 से डिवाइड होने वाली है और कितना आएगा, 2 से डिवाइड होने पर 35 आएगा, तो उसको दूसरे बॉक्स में लिखते हैं। और फिर 35 जो है अभी भाज्य संख्या है, ये 2 तो हमारा भाज्य हो चुका है, तो फिर इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे फिर 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। और फिर अब देख रहे हैं कि ये 2 2 5 और ये 7, ये कैसी संख्याएं हो गई हमारी, अभाज्य। और इनको जब हम गुणा के रूप में लिख देते हैं तो वही हो जाता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, यानी कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये वाली जो संख्याएं होती है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं इसमें होती हैं, बस इन्हीं संख्याओं को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरह से ये वृक्ष विधि के द्वारा भी आप 140 का, 156 का, 3825 का, 5005 का और 7429 का सबका गुणनखंड जो है कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। और फिर हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं इसके, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो 26 बराबर 2 गुणे 13 हो जाएगा और 91 का यदि गुणनखंड करते हैं तो देखिए पहले तो ये किससे कटेगा, ये जो 26 ये 91 है, 91 किससे डिवाइड होगा, तो 91 जो है 7 से डिवाइड होगा। 7 13 91 या 13 7 91 होता है। तो हमें क्या निकालना है इसका, HCF यानी कि मौसौ और LCM यानी कि लौसौ। तो HCF अगर इसका निकालते हैं तो HCF क्या बताया गया आप लोगों को कि जो दोनों में मैच करता है उसे ही हम एक बार लिख देते हैं। तो 13 लिख देंगे गुणे 2 और 7 ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो जब 2 और 7 मैच नहीं करते हैं तो फिर उनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं HCF में, लेकिन LCM में उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो HCF हो गया और फिर हम निकालेंगे इसका LCM। तो LCM कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 मैच नहीं कर रहा, 7 मैच नहीं कर रहा और 13 मैच कर रहा है, तो दोनों संख्याओं के स्थान पर एक संख्या लिख देंगे। और इस तरह से इसका जो लॉस LCM है 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13 गुणा अगर कर लिया जाए इसका तो 13 सते 91, 13 सते 91 और 91 दूनी 182 हो जाएगा, यानी कि 182। तो LCM भी इसका प्राप्त हो जाता है। तो LCM और HCF ज्ञात करने के बाद क्या कहा है, इसकी जांच कीजिए। तो हमें जांच करना है, तो जांच यहां लिख दीजिएगा, जांच। और जांच क्या करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लौसौ, मौसौ गुणे लौसौ। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 26 है। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या है हमारी 91 और मौसौ कितना है, तो 13 और लौसौ कितना है 182। तो अब 26 का 91 में गुणा करेंगे तो 2366 हो जाएगा। कितना होगा, 2366। और 13 का 182 में गुणा करेंगे तो 2366 ही आएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं कि 182 गुणे 13 करेंगे तो 2366 ही आएगा। तो इस तरह से जो है हमने पहले वाले प्रश्न का HCF और LCM पहले ज्ञात किया और HCF LCM ज्ञात करने के बाद जांच किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर सत्यता की जांच हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 पहली संख्या होगी और 92 जो है हमारा दूसरी संख्या होगी। तो 510 को
हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, और फिर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 510 हो जाएगा। और फिर 92 का अगर करते हैं तो 2 गुणे 23 हो जाएगा। फिर अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका HCF। तो HCF के लिए क्या करते हैं, HCF के लिए जो दोनों में मैच करता है उसे हम HCF बोलते हैं, गुणा कर लेते हैं उनका, तो 2 मैच कर रहा है उसको लिख लेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, तो HCF तो 2 होगा केवल, लेकिन LCM जब हम ज्ञात करेंगे तो पहले तो जो दोनों में मैच कर रहा है उसको लिख लिया हमने 2, अब जो नहीं मैच कर रहा है उसे भी लिखेंगे, तो 2 के साथ में 2 को भी लिख लेते हैं, और गुणे फिर 3 भी नहीं मैच कर रहा है, और फिर 5 भी नहीं, और फिर 17 भी नहीं, और फिर 23 भी नहीं। और इनका यदि हम गुणा करते हैं तो 23,460, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 अगर करते हैं तो इसका 23,460 इसका जो है LCM हो जाएगा। तो HCF और LCM ज्ञात करने के बाद इसकी क्या करनी है, हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए वही फार्मूला जो आप लोगों को शुरू में बताया था हमने, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे लॉसौ, 900 गुणे लॉसौ, इसका उपयोग करेंगे। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 510 है, उसको लिख लेते हैं, और दूसरी संख्या है 92, उसको लिख लेते हैं, और 900 कितना है, तो 2 है, और लॉसौ कितना है यानी कि LCM कितना है, तो 23,460 है। इसका अगर गुणा करते हैं 23,460 का, तो देखिए 23 दूनी 4600, 23,000 है तो 46,000 हो जाएगा, और 460 है तो ये 920 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है 46,920, 46,920। और आप गुणा करके इसका भी जांच कर लीजिएगा, इसका भी गुणा करने पर 46,920 ही आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं राइट हैंड साइड के, बराबर हैं, तो यहाँ पर जांच हो जाती है। तो इसी तरह से हम अपने तीसरे क्वेश्चन को भी 336 और 54 को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 336, ये पहली संख्या हो जा रही है 336। तो 336 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 336 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से पहले डिवाइड करिएगा, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, और फिर 2 से डिवाइड करिएगा, और फिर 3 से डिवाइड करिएगा, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो यह पूरा जो है कट करके 1 हो जाएगा। और इसके बाद से हमारा क्या है, 54 है। तो 54 का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2 3 6, और फिर 9 हो जाएगा। 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 हो जा रहा है। इस तरह से आप जो पीछे बताए हैं अभाज्य गुणनखंड करने का ये वाला जो तरीका होता है, ये वाला, इसकी सहायता से जो है आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, और इसके बाद से 900 निकालिएगा। तो 900 बराबर कितना हो जाएगा, जो दोनों में मैच करेगा, तो देखिए 2 मैच कर रहा है, और एक बार 3 मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो 900 बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, लॉसौ। तो लॉसौ बराबर हो जाएगा, क्या मैच कर रहा है दोनों में, तो 2 मैच कर रहा है, और 3 भी मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी कि 3 बार जो 2 है ये मैच नहीं कर रहा, और एक बार 3 मैच किया है लेकिन 2 बार 3 मैच नहीं कर रहा है, यानी कि गुणे 3 और 7 किसी में भी नहीं है। तो इनका गुणा अगर हम करते हैं तो 3024 हो जाएगा, 3024। और इस तरह से मौसौ और लौसौ हमने ज्ञात कर लिया। और मौसौ और लौसौ ज्ञात होने के पश्चात अब हम जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या, तो चलिए पहली संख्या को लिखते हैं, जांच यहाँ पे लिख दीजिएगा। पहली संख्या हमारी क्या है, 336 है, और गुणे 336 गुणे 54 दूसरी संख्या हो जाएगी, और मौसौ कितना है 6, और लौसौ कितना है 3024। तो इनका अगर गुणा करते हैं 336 गुणे 54 करते हैं तो 18,144, गुणा करके देख लीजिए 18,144, और बराबर 3024 का 6 में गुणा करेंगे तो भी 18,144 आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं राइट हैंड साइड के। और इस तरह से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी
सॉल्व हो जाता है। देखिए अगर जहां पे भी आपको जरूरत होती है या जहां पे भी जरूरत हो आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके बाद में भी देख सकते हैं या वीडियो को फिर से रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याओं का 9 दे करके यहाँ पर 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पूछा जा रहा है। तो इसको भी हल करने का वही तरीका होता है, इसका कोई नया तरीका नहीं होता है। वैसे ही इसे भी सॉल्व किया जाएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हम 12 का गुणनखंड कर देंगे, तो 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। और 15 का गुणनखंड जो है 3 गुणे 5 हो जाएगा। और 21 का गुणनखंड यदि करते हैं तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो इसका मौसौ अगर हम लिखते हैं तो मौसौ बराबर जो दोनों में मैच करता है उसे ही हम मौसौ कहते हैं। तो कौन मैच कर रहा है इसमें, 3। तो 3 मैच कर रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, मौसौ हो जाएगा। और इसका यदि लौसौ लिखना है हमें तो लौसौ कितना हो जाएगा, जो तीनों में मैच कर रहा है उसको पहले लिख लीजिए। 3 मैच कर रहा है, ठीक है, ये 3 मैच कर रहा है, ये मैच कर रहे हैं। 2 मैच नहीं कर रहा है, 5 7 भी मैच नहीं कर रहा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। और इसका गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, तो 3 है यहाँ पे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 का 7 में गुणा करते हैं तो 6 सत्ते 42 यानी कि 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। फिर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। तो ये देख रहे हैं कि 17 अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है। तो 17 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, तो 23 को 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। और 29 को क्या लिख सकते हैं, तो 29 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 29। और मौसौ अगर हमें लिखना है तो मौसौ के लिए क्या बताया गया, जो तीनों में मैच करे। तो तीनों में 1 1 1 ही मैच कर रहा है, इसलिए इसका मौसौ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लौसौ जब हम इसका ज्ञात करेंगे यानी कि एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो देख रहे हैं 1 मैच कर रहा है तो 1 लिखने का वैसे कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका जो है गुणा करेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। तो गुणा करके देखेंगे तो 11,339 होगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, 11,339, 11,339 से ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले और दूसरे का जो है आंसर हो चुका है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है वो दिया है 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। और 25 को क्या लिख सकते हैं, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो तीनों में मैच करेगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो तीनों में मैच करने वाली कोई संख्या नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और उसके बाद से अगर हम एलसीएम इसका निकालते हैं तो एलसीएम, तो देखिए कोई मैच नहीं कर रहा है तो हमें 2 को लिखना पड़ेगा 3 बार, ये मैच नहीं कर रहा। 3 भी मैच नहीं कर रहा तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। 5 भी मैच नहीं कर रहा तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, 24 तियां 72 हो जाएगा। और 72 और ये 25 हो जाएगा। 72 और 25 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा हमारा 1800। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन देखा और तीसरे क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657, और दोनों का यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अपनी पहली संख्या
बराबर 306 और दूसरी संख्या हम अपनी लिख लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी है, 657 है। और क्या पूछा है, और एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, मतलब 306 और 657 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो या तो आप गुणनखंड इसका करके दोनों में जो मैच करता है उसको, जो नहीं मैच करता है उसको मिला करके लिख लेंगे, तो भी आप एलसीएम इसका निकाल सकते हैं। लेकिन एक फार्मूला भी आपको बताया गया है, उस फार्मूले की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। तो 900 इसका लिख लेते हैं, 900 हमारा कितना है, 9। तो पहली संख्या हमें पता है, दूसरी संख्या पता है, 900 पता है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, लॉसो यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम अपना फार्मूला लिखेंगे 900 गुणे लॉसो यानी कि महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 900 कितना है हमारा, 9 है, लेकिन लॉसो का तो पता नहीं, लॉसो ही तो हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या कितनी है, 306 है, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या कितनी है, 657 है। अब लॉसो बराबर, तो लॉसो यहाँ पे गुणा के रूप में है और इसको यदि पक्षांतर करते हैं तो ये इधर जाकर के भाग हो जाएगा, यानी कि 306 गुणे 657 बटे 9। तो अब 9 से इसको काटें यदि, तो 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, यानी कि 34 गुणे 657 और 34 गुणे 657 का गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा। आप गुणा करके इसका चेक कर सकते हैं, 22,338 ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हम लॉसो या एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम, तो देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में आप इस सवाल को आप दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो 306 का गुणनखंड कर दीजिए, 657 का गुणनखंड कर दीजिए, और गुणनखंड करने के बाद तब जो तरीका बताया है पीछे की, दोनों में जो मैच करता है उसको पहले लिख लीजिए और जो दोनों में मैच नहीं करता है उसको भी लिख लीजिए, तब आपका क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यदि हम HCF निकालते हैं तो 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, 225 और 60 का HCF में x कहां से आ जाएगा। तो देखिए ये जो है एक सवाल बनाया गया है कि आप जो HCF निकालेंगे वह HCF इस HCF के समतुल्य होगा, बराबर होगा, तभी जाकर के आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका HCF निकाल लेंगे, 225 का HCF। तो 225 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 का 5 में गुणा करेंगे, या ऐसे कर लीजिए 5 पचे 25 और 25 नवा कितना हो जाएगा, 25 बटे 200 होता है, और 25 नवा 225 हो जाएगा। और उसके बाद से 60 का गुणनखंड यदि करते हैं तो 2 से काटेंगे 30 बचेगा यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे 15 बचेगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 5 बचेगा, और 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। और अब हमें इसका निकालना है HCF। तो HCF इक्वल कितना दिया हुआ है, कितना आएगा, तो देखिए दोनों में 2 मैच नहीं कर रहा, 3 मैच कर रहा है एक बार और 5 मैच कर रहा है एक बार, यानी कि HCF बराबर हो जा रहा है हमारा 3 गुणे 5, यानी कि 3 पचे 15 HCF हो गया। अब प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार कह सकते हैं इसको, प्रश्नानुसार प्रश्न का जो HCF है वो कितना दे दिया है, 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर हमारा जो हमने जो लाया है वो कितना है, 15 है। तो 225 में यदि 5 का गुणा करते हैं तो 225 1000 हो जाएगा और 25 पचे 125 हो जाएगा, यानी कि 1000 और 125 टोटल हो जाएंगे 1125 माइनस 10x बराबर 15। माइनस 10x को यहीं रहने देंगे और 1125 को उधर ट्रांसपोज करें या पक्षांतर करते हैं तो 15 माइनस
1125 हो जाएगा। और 15 में से 1125 यदि घटाते हैं तो माइनस 1125 में से 15 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है माइनस 10x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आप इसको पक्षांतर करके या तो यहीं से 10 से 0 को काट सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 111, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें करते क्या है, ये सवाल बता रहा है कि 225 और 60 का HCF निकालेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन सवाल ने क्या किया, उसको इस रूप में व्यक्त कर दिया। तो आप अपना HCF निकालिए और सवाल का HCF, दोनों का HCF बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू जो है हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हो जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें जो है 120 और 225 का जो HCF है वो 15 दे दिया है, और LCM 120 225 ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने तरीका क्या बताया, या तो आप गुणनखंड करके डायरेक्ट LCM निकाल लीजिए, तो इसमें 15 का कोई जो है उपयोग नहीं होगा। लेकिन अगर आप 15 यानी कि HCF को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली संख्या लिख लेते हैं अपनी। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 120 है, और दूसरी संख्या अपनी लिख लेते हैं। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 225 है। अब इसका मौसा कितना है, मौसा यानी कि HCF, तो HCF बराबर दे दिया है 15। देखिए यहाँ पे HCF ऑफ 120 और 225 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसके बाद से फार्मूला हम अपना लगा लेते हैं, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या गुणे सेकंड नंबर से यानी कि दूसरी संख्या। तो ये हमारा फार्मूला है। और HCF की वैल्यू कितनी दे रखा है इसने 15 दे रखा है, और LCM की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। और पहली संख्या कितनी है 120 है, और दूसरी संख्या 225 है। तो अब 15 को अगर इधर पक्षांतर कर देते हैं तो 15 को चूंकि यहाँ पे गुणा के रूप में है तो इधर जाकर के ये क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो LCM बराबर 120 गुणे 225 बटे 15। तो 15 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 15 15 हम 225 हो जाएगा। तो 120 गुणे 15, तो देखिए 15 और 12 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 12 हम 180 होता है, और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे तो इसका LCM कितना हो जाएगा 180, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन वृक्ष विधि का है, जो हमने आपको इस तरह से बताया, इस तरह से। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो देखिए इस क्रम को इस क्रम में भी कर सकते हैं। तो देखिए x को जब डिवाइड किया गया क्वेश्चन में, देखिए x और y का मान ज्ञात करना है हमें। x को जब डिवाइड किया गया है तो वह किस में कन्वर्ट हुआ है 3 और 7 में, यानी कि 7 से जब इस संख्या को काटा गया है तो 3 आया है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं 3 से जब इस संख्या को काटा गया तो कितना आया है 7 आया है, विभाजित किया गया है। तो फिर x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो x बराबर इन दोनों का अगर गुणा कर देते हैं 3 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और फिर ये x की वैल्यू कितनी हो गई 21 हो गई। और फिर देखिए ये 4 है और ये क्या है 21, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणे 21। 4 का गुणा 21 में कर दें तो 4 का गुणा 21 में करने पर ये 7 आ जाएगा ना, सॉरी y आ जाएगा। तो 21 चौको 84, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। 18 और 117 के HCF को 18 और 117 के HCF को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का HCF भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो पीछे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 जो बताया गया है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको 18
इसमें आपको 18 और 117 के HCF को ज्ञात करना पड़ेगा, और 18 और 117 के HCF को ज्ञात करने के बाद इसके बराबर करेंगे तब जाकर के किसका मान निकलेगा, m का मान निकलेगा। तो 18 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 18 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 117 का यदि गुणनखंड करते हैं तो 117 किससे कटेगा, तो 7 1 8 1 9 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से कटेगा तो 39 बचेगा। और फिर इसको यदि हम फिर से इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर फिर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 39 बचेगा, और फिर 3 से डिवाइड कर दिए तो फिर कितना बचेगा, 13 3 39, यानी कि 3 गुणे 13 हो जाएगा। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF बराबर दोनों में जो मैच करता है, तो देखिए 3 मैच कर रहा है और फिर 3 मैच कर रहा है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। यानी कि 18 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा गया है। इसका मतलब ये सवाल का HCF है, और हमारा HCF कितना आया, 9 आया। तो दोनों लोगों का HCF क्या होगा, एक दूसरे के समतुल्य होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो प्रश्न के अनुसार HCF कितना है, 18m-117 है, तो बराबर कितना लिखेंगे, 9। ये तो सवाल का है और ये वाला हमारा है। तो 18m बराबर 9 और ये प्लस 117, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और 18 का पहाड़ा यदि या यम को यहाँ रहने देते हैं और 18 को पक्षांतर करते हैं तो 126 बटे 18, 18 सत्ते 126, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाती है, m की वैल्यू 7 हो जाती है, और ये हमारा आंसर हो जाता है m बराबर 7। इसके बाद से देखिए, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, और 8 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये बताना है, चेक करना है, जांच करना है, या बताना है कि 6 पर n जो है, 6 पर जैसे अगर हम 2 ले लेते हैं तो क्या ये 0 पे समाप्त हो जाएगी, तो 6 6 के 36 नहीं समाप्त होगा। 3 ले लेते हैं, 4 लेते हैं, n का मतलब यही तो हुआ। तो अगर कोई भी संख्या इस पर ले लेते हैं तो क्या वह 0 पर समाप्त होगी, तो नहीं होगी। इसका कारण क्या है, लिखेंगे 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए शून्य कब आता है, जब किसी के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं तभी जाकर के अंत में शून्य आएगा, नहीं तो शून्य नहीं आएगा। अगर 2 और 5 हैं तो शून्य आएगा, अन्यथा शून्य नहीं आएगा। जबकि क्योंकि समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखिए, क्योंकि 6 पर n यानी कि 6 का जो गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 पर पावर कितना हो गया, n। 2 गुणे 3 पर पावर n, क्योंकि 6 पर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए अतः इसका अंत 0 पर नहीं होगा, इसका अंत 0 पर नहीं होगा। बस इतना ही लिखना है। देखिए अगर 5 होता है इसमें, जैसे 2 है 3 है और 5 भी होता है इसमें, तो 5 ये 15 दूनी 30, देखिए अंत 0 पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेकिन इसके गुणनखंड में केवल और केवल क्या है, 2 और 5 है। तो जब 2 और 5 होते हैं, 2 और 5 नहीं है, इसलिए इसका जो अंत है वो 0 पर नहीं होगा। लेकिन जब अंत में जब 2 और 5 दोनों होते हैं, यानी कि 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप का होगा, तो इसका अंत जो है वह 0 पर ही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 10। और 10 में दिया हुआ है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं या भाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर इन्हें हमें जांच करना है, तो हम क्या करेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें जो है इसको हम 13 देख रहे हैं दोनों में है, दो पदों वाला है ये, तो 13 दोनों में है, तो 13 इसमें से अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा 7 गुणे 11 धन 13 निकल चुका है तो 1 बचेगा, क्योंकि देखिए इस वाले पद में 13 है, इस वाले पद में भी 13 और बीच में कौन सा सिंबल है प्लस का, तो 13 13 दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो 13 कॉमन करने पर अब क्या बचा 11 7 77 77 और 1 78। तो अब देखिए ये संख्या जो है 13 से भी कट जाएगी, ये संख्या जो है 78 से भी कट जाएगी, तो ये संख्या भाज्य हुई कि नहीं हुई। और इसका यदि हम गुणा करते हैं 13 गुणे 78, तो 13 गुणे 78 यदि करते हैं तो ये जो है 1014 हो जाएगा, 1014 जो एक क्या है भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि 13 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तब भी कट जाएगा और 78 से इसको डिवाइड करते हैं तब भी आसानी से कट जाता है। अब अगला देखिए सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो इसमें आप क्या कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो पद है ये जो है एक पद है और 5 जो है अकेला एक पद रखता है, तो यहाँ पर 5 दोनों में है, तो दोनों में से 5 अगर कॉमन कर लेते हैं तो 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 नहीं बचेगा क्योंकि 5 निकल चुका है, तो 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 का यदि इन संख्याओं में गुणा करते हैं तो 1 का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे गुणा करके वो उसी में सम्मिलित हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर 5 निकल चुका है तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 5 गुणे अब 7 6 4 3 2 का अगर गुणा करते हैं तो गुणा करके और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1008, ये गुणा हो जाएगा और प्लस उसमें कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा 5 गुणे 1009। और देखिए 1000 का 9 5 में गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा और 9 का 5 में गुणा करते हैं तो 45, तो टोटल हो जाएगा हमारा 5045। यानी कि ये हमारा जो एक कैसी संख्या है भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। इसके बाद से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है और इसी तरह का एक क्वेश्चन और आगे मिलने वाला है हमें, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है हमारा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक वृत्ताकार पार्क है, ये वृत्ताकार पार्क है और इस वृत्ताकार पार्क में सोनिया एक चक्कर अगर यहां से वो चलना शुरू करती है सोनिया, तो एक चक्कर वो कितने मिनट में लगाती है 18 मिनट में। एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है 18 मिनट में, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट लगता है। तो ये एक चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट और ये रवि एक चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट, यानी कि पहले कौन यहाँ पे पहुंच जाएगा प्रारंभिक स्थान पे रवि, और रवि पहुंचेगा तो ये जब तक कुछ आगे बढ़ेगा तब तक सोनिया जो है फिर अपने स्थान पे पहुंचेगी, यानी कि सोनिया क्या हो जा रही है पीछे हो जा रही है और रवि क्या हो जा रहा है आगे हो जा रहा है। तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे,
यानी कि कितने समय के बाद मिलेंगे, कितने मिनट के बाद। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो लिखेंगे रवि को लगा समय, रवि को लगा समय, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट, और सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, और फिर हम 18 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने की बात हो रही है, तो एलसीएम किसे कहते हैं, जो दोनों में मिलता है। यानी कि लिखेंगे कितने समय बाद में दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे वह समय बराबर, मौसा भी यहाँ पे लौसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे वह समय। तो देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2, और फिर ये 2 इसमें नहीं है, लेकिन ये 3 इसमें है, तो 3 को पहले लिख देंगे, ये 3 हो गया। फिर ये 2 नहीं मिल रहा था, उसको भी लिख देंगे, ये 3 नहीं मिल रहा था, उसको भी लिख देंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे दोनों जो है एक ही समय पे पुनः मिलेंगे। अब देखिए 36 मिनट में क्यों मिलेंगे, तो देखिए ये जो रवि होगा ये कितने राउंड लगा लेगा 36 मिनट में, 3 राउंड, ये 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तब तक सोनिया कितना राउंड लगाएगी, 18 मिनट लग रहा है उसे, टोटल टाइम 36, तो 2 ही राउंड लगाएगी, यानी कि दोनों जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिल जाएंगे। कितने समय के पश्चात, तो 36 मिनट के बाद। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 12। फिर वही क्वेश्चन आ गया हमारा कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए y को प्राप्त करना है और x को प्राप्त करना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 13 गुणे 5, 13 गुणे 5, यानी कि 13 पचे 65, 13 पचे 65, ये आंसर हो गया एक। और x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 195, क्योंकि x को जब विभाजित किया गया 3 से तो उसका भागफल कितना आया था, 195, तो वही यहां पर लिखा गया। फिर इन दोनों का यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, दोनों का गुणा कर देते हैं तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी। और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28, और 3 एकन्नम 3 और 2 6, यानी कि 685 हो जाएगा। ये हमारा 3 एकन्नम 3 और 2 5 होगा, सॉरी 5 होगा, 585, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया, y और x की वैल्यू ज्ञात कर लिया। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 है, व्याख्या कीजिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, जिसमें 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये वाला एक पद है और ये वाला एक पद है, तो इन दोनों में से हम 11 को कॉमन कर लेते हैं। तो 11 को अगर हम कॉमन करते हैं, तो 11 को कॉमन करेंगे तो फिर कितना बचेगा, 7 गुणे 13 प्लस 11 तो निकल चुका है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 11 और 13 सत्ते 91 और प्लस 1, यानी कि टोटल हो जाएगा 11 गुणे 92। अब देखिए 11 से भी ये संख्या पूरी कट जाएगी और 92 से भी ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो इनका गुणा करके हम देख लेते हैं कि गुणा करने पर कितना आता है। तो गुणा करने पर इसका आ जाएगा 1012, 1012, 11 दूनी 22 को 2 बचेगा। ऐसे जो है आप गुणा करके इसका देख सकते हैं, 1012 आएगा। और इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3। तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें हम कॉमन कर सकते हैं 3 को। तो 3 को अगर कॉमन करते हैं तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 नहीं बचेगा, 2 गुणे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, या तो लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब 3 गुणे, इसका यदि हम गुणा करते हैं
गुणा करते हैं तो 1680 हो जाएगा। 7 6 5 4 2 1 का अगर हम गुणा करते हैं तो इसका 1680 हो जाएगा, और 1680 प्लस 1 तो टोटल हो जाएगा 3 गुणे 1681, और 1681 का 3 में गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 बटे 24 बचेगा 2 3 छके 18 2 20 और 3 एकम 3 2 5 यानी कि 5043। ये हमारा आंसर लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिएगा जो एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। फिर इसके बाद से जो है हमारा, तो देखिए इस तरह से कुल मिला के हमारे जो क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन थे, और 13 क्वेश्चन को हमने जो है आसानी से सॉल्व कर दिया। और इसके बाद से अब अगले दिन जो है आप लोगों को 1C का जो है प्रश्नावली बताया जाएगा। 1C का प्रश्नावली, सॉरी देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन नहीं है, इसमें जो है टोटल हमारे 14 क्वेश्चन हो रहे हैं, 14 क्वेश्चन है, सॉरी। तो अपना हम क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं साथ में। वैसे 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत कुछ खास नहीं है, इसमें भी वही क्या करना है कि ये जो है z की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो बताइए x की वैल्यू कैसे आएगी। तो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2 गुणे 3581। अगर हम गुणा कर दें, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो 2 एकम 2 2 बटे 16 को 6 2 तिहाई 6 1 7 और 2 तिहाई 6 6762 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो 3581 में 3 से भाग दे दें तब हमें वैल्यू पता चल जाएगी, या तो 161 में 7 का गुणा कर दें। तो 161 में 7 का गुणा ही करके निकाल लेते हैं। 161 गुणे 7 बराबर 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 छक्के 42 को 2 होगा, 7 एकम 7 4 1127 हो जाएगा। और फिर अगर हम z की वैल्यू ज्ञात करें तो z की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक देखिए z और 7 का गुणा करने पर कितना होगा 161, और z को रोक करके 7 को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 161 बटे 7 हो जाएगा, और 7 से इसमें भाग दें तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 यानी कि 23 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 6762 हो जाती है, y की वैल्यू 1127 हो जाती है और z की वैल्यू 23 हो जाती है। तो x, y और z की वैल्यू हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोगों का जो ये प्रश्नावली 1B है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अब अगले दिन जो है आप लोगों का 1C के क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए जाएंगे। तो 1C के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है अगले दिन आप लोगों को बताया जाएगा। और एक बात कि आप लोग जो है वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वीडियो जो है रेगुलर उन्हें मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का जो है वीडियो की सहायता से जो है अपने शिक्षा को जो है बेहतर कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।